So today we'll start with section 103 to 106, and after that we'll discuss with the illustrative cases. The point that I'm giving here is that you first need to read about the sections, then you need to apply those sections and its principles on the illustrative cases. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरा पता चलना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे. देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब सेकेंडरी है. यू फर्स्ट नीड टू नो हाउ टू अप्लाई द लॉ. जिस टाइम आपको लॉ अप्लाई करना समझ में आ गया, उस टाइम आपको सब समझ में आ गया. तो 103 आज हमें पढ़ना है. क्या है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ. यू विल रीड इट विद व्हाट सेक्शन? यू विल रीड इट विद सेक्शन 99. क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं सेक्शन 99 में? पब्लिक सर्वेंट की एक्ट हो, जब तक डेथ और ग्रीवियस हर्ट का डर ना हो तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस मैटर पे नहीं एक्सटेंड करता. सिमिलरली अगर कोई एक्ट पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सटेंड करता. ठीक है, उन सर्कमस्टांसिस में सब्जेक्ट टू द क्लैरिफिकेटरी क्लॉज जैसा दैट आई जस्ट मेंशन कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का डर नहीं होना चाहिए. थर्ड इज, अगर यू हैव टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज़ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन मैटर्स पे नहीं लगता. फोर्थ इज दैट जो भी हार्म आप कॉज करेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए. ऑलराइट, तो अब उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड इवन कॉज डेथ इन प्रोटेक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. So first is robbery. Now robbery has been defined under section 390. तो ये तो खैर आगे के टॉपिक है. When we will discuss offenses against the property, then you will understand the nuances of robbery. पर नटशेल में बता देता हूँ robbery क्या होती है. robbery कुछ नहीं होता, it's an aggravated form of theft and extortion. robbery कहाँ defined है? section 390 लिख लीजिएगा. और 390 का एक जो necessary element है कि theft तब robbery बनती है जब रॉबरी कमिट की गई है बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. ठीक है, ये नेसेसरी एलिमेंट है. या थेफ्ट करते समय डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज की गई है तो वो रॉबरी कहलाएगी. सो इट इज़ एन एग्रीवेटेड वर्जन ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. ठीक है, एक्सटॉर्शन भी आता है रॉबरी में, बट अभी एक्सटॉर्शन को किनारे रखिए, अभी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं. तो रॉबरी डिफाइंड है 390 में. तो अगर कोई आदमी ए को, मान लीजिए ए का एग्जाम्पल लेते हैं, ए जो है, ए के घर पे कोई रॉबर घुस जाता है उसको रॉब करने के लिए, देन वेरी सिंपली अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ही हैज़ द राइट टू किल दैट पर्सन. ठीक है, उस रॉबर को मारने का पूरा अधिकार है उसके पास. सेकेंडली क्या है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. अच्छा, हाउस ब्रेकिंग क्या होती है? तो हाउस ब्रेकिंग जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हाउस ब्रेकिंग तक आप पहुंचते कैसे हैं. पहले होता है क्रिमिनल ट्रेसपास. अब अगर क्रिमिनल ट्रेसपास किया गया है किसी ऐसी जगह पे विच इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, मान लीजिए घर है, तो वह हाउस ट्रेसपास कहलाता है. और हाउस ट्रेसपास अगर इस मैनर में किया गया है कि मान लीजिए कोई खिड़की तोड़ के आया है, ताला तोड़ के घुस गया है, या अपने आप को कंसील करके मान लीजिए घर के अंदर घुस जाता है, या मान लीजिए उसने अपना एक एजेंट रख रखा है आपके घर में एज अ नौकर, और वो कहता है कि रात को दरवाज़ा खोल देना, और फिर उस रास्ते से वो घर के अंदर आ जाता है, विच यू नेवर मेंट टू बी यूज्ड एज अ वे टू एंटर योर हाउस. इन दैट सिचुएशन वो हाउस ब्रेकिंग कहा जा सकता है. और हाउस ब्रेकिंग करने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं सेक्शन 445 में. तो डिफाइन कहाँ है हाउस ब्रेकिंग? सेक्शन 445 में. और 446 बताता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्या है. तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वो है कि जैसे ही अंधेरा हुआ और किसी ने हाउस ब्रेकिंग कमिट की, देन दैट वुड बी कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. फेयरली सिंपल, बहुत आसान है. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास ओपन स्पेस में होता है, पर क्रिमिनल ट्रेसपास जीनस है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये सब स्पीशी हैं क्रिमिनल ट्रेसपास की. तो क्रिमिनल ट्रेसपास इज द मेन एलिमेंट. सो व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेसपास? क्रिमिनल ट्रेसपास हैज बीन डिफाइंड इन 441. Whoever enters into or upon property in possession of another with an intent to commit an offence or intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered unlawfully remains there with an intent to intimidate, insult or annoy
such person or with an intent to commit offense, then in that situation it can be said that he has committed criminal trespass. ध्यान रखिएगा, अंडर 103 क्रिमिनल ट्रेसपास की बात नहीं की गई है, हाउस ट्रेसपास की भी बात नहीं की गई है. ये बोला गया है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होना चाहिए. ठीक है, फोर्थ क्लॉज थोड़ा स्पेशल है, फोर्थ क्लॉज पे हम लोग आएंगे, उसमें हाउस ट्रेसपास की बात की गई है. तो आई विल डिफाइन दैट इन डिटेल कि वो किस सर्कमस्टेंसेज में 103 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ इन प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. बट अभी आप हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पे ध्यान दीजिए. तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन ए के घर पे हाउस ब्रेकिंग करता है बाय नाइट, देन ए हैज़ अ राइट टू किल हिम. ठीक है, इन डिफेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इट इज़ दैट सिंपल. तो अगर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का एक्चुअल डेफिनेशन देखना है तो आपको 446 में मिलेगा, पर हाउस ब्रेकिंग की डेफिनेशन 445 में. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्रिमिनल ट्रेसपास इज द जीनस ऑफ विच ऑल ऑफ दीज आर द स्पीशी. हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये उसकी स्पीशी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मिसचिफ बाय फायर committed on any building, tent or vessel which building, tent or vessel is used as human dwelling or as a place for custody of property. ये 436 IPC में डिफाइंड है. ठीक है, तो उसके राइट थर्ड क्लॉज में 436 IPC लिख लीजिएगा. अब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आगजनी कर रहा है, मान लीजिए कोई वेयर हाउस को जला रहा है, ठीक है, या किसी का घर जला रहा है, then in that situation you have a right to kill him. ठीक है, अंडर 103. अब इसको आप सेक्शन 97 के साथ भी पढ़ेंगे. अब 97 क्या कहता है कि देखिए, अपनी ही प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप 103 की पावर्स ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट आप उन सर्कमस्टेंसेज में भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी दूसरे की भी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है. तो 97 में क्या है, आइडिया टू डिफेंड प्रॉपर्टी ऑफ वन सेल्फ और अनदर पर्सन. ठीक है, बी इट मूवेबल और इमूवेबल. तो मिसचिफ बाय फायर में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का घर जला रहा है या किसी का वेयर हाउस जला रहा है, एंड यू आर अ विटनेस टू दैट, सो इन ऑर्डर टू स्टॉप इट यू कैन एक्चुअली किल दैट पर्सन. यू हैव द पावर एंड द लॉ ग्रांट्स यू दैट पावर अंडर 103 ऑफ द IPC. जब आप सुनते हैं ना कि पुलिस इनकाउंटर हुआ और ये सारी चीज़ें, पुलिस इनकाउंटर इज नथिंग बट एन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अब वो सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि वो किधर होता है. अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल पुलिस पे फायर करता है, गोली चलाता है, और पुलिस पलट के गोली चलाती है और मर जाता है, तो दैट इज़ एन एनकाउंटर. और एनकाउंटर का मतलब हमेशा ये नहीं कि डेथ होनी ज़रूरी है. एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि गोलियाँ चली और कोई इंजर हुआ. अब इंजरी में कॉज डेथ ऑल्सो. ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई राइट्स हो रहे हैं और पुलिस गोली चलाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो पुलिस अगर ये डिफेंस लेती है कि आगजनी कर रहे थे लोग, तो क्या हुआ, वो मिसचिफ बाय फायर हुआ अंडर 436 IPC ऑफ 103 ऑफ द IPC. कहता है कि अगर कोई मिसचिफ बाय फायर कर रहा है एज डिफाइंड अंडर 436 ऑफ द IPC, तो 436 ऑफ द IPC में जो मिसचिफ बाय फायर है वो उस नेचर की है कि जब बिल्डिंग, टेंट और वेसल में कमिट की जा रही है, विच इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ अ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए जो भी जगह है, एक कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई भी जगह अगर यूज़ की जाती है, अगर उसको जलाया जाता है, मान लीजिए किसी का घर जला रहा है या कोई स्टोर हाउस जला रहा है या बैंक जलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में अगर पुलिस गोली मार दे या आप भी अगर गोली मार दो, तो इन दैट सिचुएशन your powers are protected under 103 of the IPC. क्योंकि जब मिसचिफ बाय फायर रोकते हैं तो आप 103 में एक्सरसाइज कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू डिफेंड अ प्रॉपर्टी. और ध्यान रखिएगा, ये मिसचिफ बाय फायर सिंप्लिसिटर नहीं है. ये मिसचिफ बाय फायर वैसी है एज डिफाइंड अंडर 436 ऑफ द IPC, which is mischief by fire committed on any building, tent or vessel which is used as a human dwelling or as a place for custody of property. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब फोर्थ क्लॉज पे आ जाते हैं. नाउ फोर्थ क्लॉज इज अ बिट स्पेशल. वो कहता है थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास. हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट नहीं कहता, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेज एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. तो ये कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये सेक्शन 100 से ओवरलैप कर रहा है, ये सेक्शन 100 से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को. ये कह रहा है कि अगर थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास अगर सिंप्लिसिटर है,
अगर कोई एप्रीहेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट का नहीं देती, इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट इन डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग ऑफ डेथ। डेथ को छोड़ के आप कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अभी सेक्शन 104 बताएगा आपको। लेकिन 103 कहता है कि अगर मृत्यु कारित करनी, यू वांट टू किल दैट पर्सन, तो ध्यान रखिएगा थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास उस नेचर का होना चाहिए where there is an apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if the right of private defense is not exercised। तो ये ओवरलैप कर रहा है ना सेक्शन 100 से, क्योंकि अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन ही अराइज हो गया तो सेक्शन 100 भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास के साथ एक इंटेंशन भी कपल होना चाहिए या एप्रीहेंशन भी कपल्ड विद होना चाहिए कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया। अब इसको मैं 2 इलस्ट्रेशन में आपको बताता हूँ कि इसका स्कोप क्या है और इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन, लेट अस सपोज देयर इज अ वुमन नेम्ड रश्मि। रश्मि इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल एंड शी इज रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल। अब वो जिस एरिया में रिसाइड कर रही है दैट इज़ नोटोरियस फॉर रॉबरीज एंड डकैतीज। मान लीजिए अब समर वेकेशंस आती हैं, हॉस्टल के बाकी बच्चे अपने घर चले जाते हैं, रश्मि अपने हॉस्टल में अकेली है। अब कुछ थीव्स होते हैं, वो सोचते हैं कि आज हम उसके आज क्या कहते हैं रॉबरी कमिट, आज हम थेफ्ट कमिट करते हैं हॉस्टल पे। अब उनको ये ध्यान नहीं रहता कि रश्मि किस रूम में है, तो इवेंचुअली वो हर रूम में जा के कुछ ना कुछ लूट रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि रश्मि के रूम में एंटर करने की कोशिश करते हैं। रश्मि डर जाती है कि यार ये एरिया डकैती रॉबरी के लिए तो वैसे भी जाना जाता है, अब पता नहीं कौन लोग हैं, अगर मुझे मार देंगे तो क्या होगा। तो अपने किचन से क्या करती है, एक नाइफ लेती है। थीव्स को पता नहीं है कि जिस रूम में वो एंटर कर रहे हैं वहाँ पे एक पर्सन बैठा है। तो एक थीव किसी तरीके से अंदर आता है दरवाज़ा तोड़ के, और जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि एक लड़की चाकू लेके खड़ी है, और वो रश्मि जो है वो दौड़ के चाकू मार देती है एक थीव को। ये देख के दूसरा थीव भाग जाता है डर के मारे। अब चाकू की जो इंजरी होती है पहले थीव पे वो फेटल निकलती है, थीव मर जाता है। ये पूरी घटना दिन में हुई है, दिन में दोपहर में। तो ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट नहीं है, रॉबरी का कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि फियर नहीं दिखा डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या हर्ट का। तो ऐसे सिचुएशन में जब रश्मि पे ट्रायल होगा और रश्मि अपने डिफेंस में ये बताएगी कि मैंने जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया वो हालांकि थेफ्ट के खिलाफ किया, हालांकि वो थेफ्ट होगी, लेकिन जिन सर्कमस्टेंसेस में मेरे खिलाफ थेफ्ट कमिट हो रही थी उन सर्कमस्टेंसेस में मुझे लगा कि या तो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज किया। अब 2 फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। पहला, एरिया नोटोरियस है रॉबरी और डकैती के लिए। दूसरा, हॉस्टल में कोई नहीं है सिवाय उसके। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टेंस कि जो रश्मि है शी इज़ अ वुमन एंड उसको इस बात का डर हो सकता है कि थीफ अगर मेल है ही कैन ईजिली ओवर पावर हर एंड ही माइट इवन किल हर इफ ही सो वांट्स। तो इन दैट सिचुएशन अगर रश्मि के दिमाग में वो रीजनेबल एप्रीहेंशन आया और उस एप्रीहेंशन को रोकने के लिए शी एक्सरसाइज्ड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हर प्रॉपर्टी, इन दैट सिचुएशन इवन दो द डिसीज्ड पर्सन वॉज कमिटिंग थेफ्ट सिम्प्लिसिटर, यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि ये 4th क्लॉज में फॉल करेगा 103 के। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय नेम्ड रमेश। रमेश अपने रास्ते पे चल रहा है, इतने में पीछे से एक बूढ़ी सी महिला आती हैं। शी ट्राइज टू steal his purse. Now this is an act of theft. जो रमेश है he catches hold of her
और उसके बाद he punches her so hard repeatedly that the woman dies in the consequence, knowing fully well कि वो वुमन इतनी बूढ़ी है कि she cannot survive the force of such blows. अब ऐसे सिचुएशन में जो रमेश ने जो हरकत की है, अब एक बूढ़ी सी महिला ने जब थेफ्ट कमिट की और उसके बाद रमेश हैज कॉट होल्ड ऑफ हर एज वेल, तो इन दैट सिचुएशन ये नहीं कहा जा सकता कि एप्रीहेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट का था. रमेश इज़ अ मेल इन हिज प्राइम, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, अज्यूम करके चल रहे हैं. साथ में ये भी देखा जाएगा कि एक बार जब उसने वुमन को पकड़ लिया, शी हैज़ कॉट हो ऑफ दैट ओल्ड लेडी, इन दैट सिचुएशन तो शी वॉज फुली अंडर हिज पावर. उसे अपना पर्स रिकवर करना था, वो उसको पकड़ लेता, पुलिस को फ़ोन कर देता और पुलिस के हवाले कर देता, पर ऐसा नहीं किया. ही रिपीटेडली पंच्ड हर एंड नोइंग फुली वेल दैट शी वोंट बी एबल टू सर्वाइव द फोर्स ऑफ दोज ब्लोज, एंड द वुमन एंड द ओल्ड वुमन डाइज इन द कॉन्सिक्वेंस. In that situation, it can easily be said that Ramesh has exceeded his right of private defense. उसने right of private defense exceed कर दिया. पहला, it shouldn't extend to causing more harm than necessary. दूसरा, theft simpliciter थी, कोई apprehension death या grievous hurt का नहीं था. तो ऐसी सिचुएशन में उसको मर्डर की सज़ा तो नहीं मिलेगी, उसका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सज़ा मिलेगी अंडर 304 पार्ट 1. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब पे क्लॉज बदल सकता है. एक चीज़ का ध्यान आपको बस मेन ये रखना है कि थेफ्ट, मिसचिफ या हाउस ट्रेसपास के साथ एक इंटेंशन कपल्ड विद होना चाहिए, एप्रीहेंशन कपल्ड होना चाहिए डेथ या ग्रीवियस हर्ट का. अगर एप्रीहेंशन नहीं वो अराइज कर रहा, थेफ्ट, मिसचिफ या हाउस ट्रेसपास, ऐसा कि death या grievous hurt would be otherwise the consequence of the right of private defense is not exercised, in that scenario you cannot cause death of the person who is committing such offense. ठीक है, आप कोई और भी हार्म कर दीजिए, तो हाथ पैर तोड़ दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए, पर you cannot cause death of that person. तो 103 की लिमिटेशन है. अब 104 यही बताता है कि जब कोई भी जब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस कर रहा है थेफ्ट, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास का, तो आप कोई भी हार्म कर सकते हैं पर वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं कर सकते. ठीक है, और ध्यान रखिएगा वर्ड्स हैं वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ. तो मैंने वॉलंटरी की डेफिनेशन बताई थी सेक्शन 39 में क्या है और उसका स्कोप क्या है, उसको ध्यान में रखिएगा. तो वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ आप नहीं कर सकते जब ऑफेंस सिंपली थेफ्ट, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास है. ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो रेड विद रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन 99. अब ये मत समझ लीजिएगा कि 104 में लिखा है मैं कोई भी हार्म कर दूंगा, कर सकता हूँ मौत के अलावा, तो जब तो आपने ऐसे हार्म करने शुरू कर दिए जो कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से यू शुडंट कॉज. क्योंकि 99 कहते हैं ना रीजनेबल फोर्स यूज़ करिए, इतना मत फोर्स यूज़ करिए कि आपने मोर हार्म देन नेसेसरी कॉज कर दिया. कि मान लीजिए कोई आदमी फुली सरेंडर कर दे, थीफ ने फुली सरेंडर कर दिया आपके सामने, कह रहा है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो और मुझे पुलिस के हवाले कर दो, वो बैठा है, अब तब भी उसे पीटे जा रहे हैं, उसके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा. इन दैट सिचुएशन यू एक्सीडेड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और फिर उस ऑफेंस के लिए सज़ा हो सकती है प्रोवाइडेड आपने मारा ना हो. अगर मार दिया आपने तो इन दैट सिचुएशन एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा. तो ध्यान रखिएगा, हालांकि सेक्शन ऐसे वर्डेड है जहाँ पे आपको ये इम्प्रेशन मिल सकता है कि यू कैन कॉज एनी हार्म, पर उसको अनलिमिटेड मत मान लीजिएगा. यू शुड ऑलवेज नो दैट द हार्म शुड बी रीजनेबल, और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिटरमाइन होगा क्या हार्म रीजनेबल था और क्या नहीं था. तो 104 आपसे क्या कह रहा है कि अगर थेफ्ट, मिसचिफ या क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास की बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहा है, देन इट कैन एक्सटेंड टू एनी अदर हार्म विच इज शॉर्ट ऑफ डेथ. शॉर्ट ऑफ डेथ से आप कोई भी हार्म कर सकते हैं. यू कैन कमिट एनी हार्म एक्सेप्ट दैट ऑफ डेथ. ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट अपर लिमिट है. सो द ग्रीवियस हर्ट इज द अपर लिमिट, क्योंकि उसके आगे आप कल्पेबल होमिसाइड के रेल में जाने लगेंगे, एंड देन फिर 104 नहीं अप्लाई होगा. और एक और बात का ध्यान रखिएगा, फोर्स जो भी यूज होगी उस सर्कमस्टेंसेस में, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी रीजनेबल. फोर्थ जो 103 का फोर्थ क्लॉज है उसमें आप देखिएगा हाउस ट्रेसपास लिखा है और 104 में लिखा है क्रिमिनल ट्रेसपास.
तो एक चीज़ समझ लीजिए, क्रिमिनल ट्रेसपास ओपन लैंड में हो सकता है, ठीक है, बट हाउस ट्रेसपास एक ऐसी ही प्रॉपर्टी में हो सकता है विच इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक 4th क्लॉज में क्रिमिनल ट्रेसपास का मेंशन नहीं है, वो हाउस ट्रेसपास का मेंशन है। इट इज़ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, तो उसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर के लिए, आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, सो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और अगर हाउस ट्रेसपास पे भी आप डेथ कॉज, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर डेथ कॉज करना चाह रहे हैं, तो वो हाउस ट्रेसपास शुड बी कपल्ड विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वरना हाउस ट्रेसपास में भी यू हैव नो राइट टू कॉज डेथ इन प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। 104 में क्रिमिनल ट्रेसपास के शब्द का यूज़ किया गया है और 103 के 4th क्लॉज में हाउस ट्रेसपास की बात की गई है, क्रिमिनल ट्रेसपास की नहीं। सो डोंट कंफ्यूज द टू, ठीक है। नाउ वी कम टू सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। ये 105 थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स है आपके सेक्शन 102 से, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब तक आपका एप्रीहेंशन है, बॉडी को डेंजर का एप्रीहेंशन है, तब तक वो राइज करता है। जब एप्रीहेंशन ख़त्म हो जाता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर 105 में थोड़े नुआंसेस हैं। मैं पहले आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाऊंगा, देन वील मूव ऑन टू इलस्ट्रेटिव केसेस आगे चल के। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेस। तो ये जनरल क्लॉज है। जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंस होगा, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी कमेंस होगा, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, मार्क द वर्ड थेफ्ट, कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। तो रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी को मार्क करिए। और आइदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। तो थेफ्ट के लिए आपको 3 सिचुएशन मिलती हैं। पहला इलस्ट्रेशन देता हूँ। अगर मान लीजिए चोर रमेश के घर पे घुसा, एक वेस्ट चोरी किया, और मान लीजिए चोरी करके वो घर फांद के वापस भाग गया, ठीक है। तो ऐसे में रमेश बाहर निकल के उनको ढूंढ के पीट नहीं सकते। वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बंद हो गया है, क्योंकि द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। सो लेट अस सपोज अगर वो 1 हफ्ते बाद उससे मिलता है रमेश और कहते हैं ये तो वही चोर है जिसने मेरा वेस्ट चुराया था, और उसको पीटने लगता है, देन दैट इज़ नॉट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए सजा हो जाएगी, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी तब खत्म हो गया था जब ऑफेंडर इज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा और फाइन करता हूँ आपके लिए। जिस टाइम थीफ मान लीजिए घर के अंदर चोरी की और चोरी करके वो घर से फिर भाग गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो घर से भाग गया, इन दैट सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बंद हो जाएगा, बिकॉज द ऑफेंडर इज अफेक्टेड इज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। आप उसको दौड़ा सकते हैं, तो जब तक दौड़ा रहे तब तक तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो भाग गया है एंड यू डोंट नो वेयर ही इज नाउ, इन दैट सिचुएशन आपका ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड इज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी एंड नाउ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी हैज सीज्ड। अब आप पब्लिक अथॉरिटीज से मदद लीजिए। दूसरा सर्कमस्टेंस क्या बता रहा है कि आइदर द पब्लिक अथॉरिटीज से हेल्प ऑब्टेन हो गई, तो आपने अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, नाउ यू कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब आपने मान लीजिए उसको ढूंढ लिया, योर ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म द पुलिस। आप वहीं पे बैठ के अगर मान लीजिए थेफ्ट के केस में आप उसे ग्रीवियस हर्ट कॉज करने लगे, लेट अस सपोज यू वांट टू टेक रिवेंज एंड यू स्टार्ट बीटिंग द लिविंग हेल आउट ऑफ हिम, इन दैट सिनेरियो it cannot be said that you are exercising the right of private defense, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी तभी खत्म हो गया था जब आपने असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन कर ली। और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिकवर्ड। अब मान लीजिए थीफ जो है आपके घर में घुसा, वेस्ट चुराया, भागा, आपने उसको दौड़ा के पकड़ लिया, वेस्ट रिकवर कर दिया, 3-4 मुक्के जड़े, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो जिस टाइम आपने प्रॉपर्टी रिकवर कर ली, ये पूरे सर्कमस्टेंस में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा हो गया, ठीक है।
ये तो बहुत आसान है समझना। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि मान लीजिए थीफ आपके घर पे आया वेस्ट चुराने, ठीक है, वेस्ट चुराया, आपने देख लिया, आपने उसको दौड़ाया, वो वेस्ट वहीं पे रखता है और भाग जाता है, ठीक है। आप फिर भी उसका पीछा करते रहते हो, फिर वो एकदम ओझल हो जाता है आपकी नज़रों से। उसके बाद आप एक प्राइवेट हंट क्रिएट करते हो कि हम उसको ढूंढ के रहेंगे। किसी तरीके से आप 5 किलोमीटर दूर जाके लेट अस सपोज 6-8 घंटे बाद पता लगाते हो, देन यू फाइंड हिम एंड स्टार्ट बीटिंग द लिविंग हेल आउट ऑफ हिम। इन दैट सिनेरियो दैट इज़ नॉट द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका वो वेस्ट वहीं पे रख के भागा था, तो आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो चुकी थी। ऑलराइट, सो इन दैट केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट, ये थेफ्ट की बात कर रहा हूँ, इसको थेफ्ट तक ही सीमित रखिएगा, रॉबरी डकैती पे मत ले जाइएगा। फॉर एज लॉन्ग एज द थेफ्ट सिंप्लिसिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओनली देन द फर्स्ट क्लॉज, द सेकेंड क्लॉज ऑफ 105 अप्लाइज, जो ये कहता है कि जब प्रॉपर्टी रिकवर हो गई तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बंद हो गया उस सिचुएशन में, ठीक है। आई थिंक इट इज़ फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए थीफ ने आपकी वॉच चुरा ली, आपने वॉच उससे रिकवर करा ली, देन यू कैन नॉट कंटिन्यू कमिटिंग हार्म ऑन हिम, ठीक है, कि आप उसको तब तक मारे ही जा रहे हैं, या हाथ पैर तोड़ दिए उसके, अब वो कह रहे हैं कि आपकी घड़ी वापस हो गई, तब भी आप मारे जा रहे हैं, यू स्टार्ट ब्रेकिंग हिज एंकल्स, यू स्टार्ट ब्रेकिंग हिज फीमर, हैंड्स, एल्बोज, नहीं, इन दैट सिचुएशन you are not exercising your right of private defense. You are actually causing more harm than is necessary, and you may be punished for your individual offenses that you have committed. तो थेफ्ट का ये बात है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि the offender has effected his retreat with the property, assistance of public authorities of obtained, और property has been recovered, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता है और कहाँ पे बंद हो जाता है इन केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज पे आते हैं जो है 105 ही पढ़ रहा हूँ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज as long as the offender causes or attempt to cause any person death, hurt, wrongful restraint, or long as the fear of instant death, instant hurt, or instant personal restraint continues. तो देखिए, अब रॉबरी विच इज़ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ दैट, मान लीजिए वो चाकू, पिस्टल या कोई खतरनाक वेपन लेके आता है या रस्सी लेके आता है कि आपको बांध देने के लिए, इन दैट सिचुएशन जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी यू आर एक्सरसाइजिंग, तो जब तक रॉबर आपको ऐसा एप्रीहेंशन देता है डेथ का, हर्ट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इन दैट सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द रॉबरी विल कंटिन्यू, ठीक है। अब ये एप्रीहेंशन आपके का कैसे जज किया जाएगा, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होगा, इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं है ना। लेट अस सपोज रॉबर रमेश के घर पे घुसा, अब जब रॉबर रमेश के घर में इन्वेट किया तो उसके पास पिस्टल है, चाकू है और एक रस्सी है, ठीक है। अब रमेश ने रॉबर को देख लिया, उसने रॉबर का पिस्टल भी देख लिया, रॉबर घबरा गया उसको देख के रमेश को, क्योंकि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समबडी टू बी देयर। अब वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे पीछे जाता है, वो कुछ चुराता नहीं है, कुछ लेने की कोशिश नहीं करता है, वो बस पिस्टल दिखाता है, कहता है मेरे पास मत आना। अब जो रमेश है, नाउ Ramesh is under reasonable apprehension that death, hurt or wrongful restraint cause हो सकती है मेरे ऊपर। अब यहाँ पे रमेश has all the right to kill that person if he wants to or if he can, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो रॉबरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे जाके रॉबरी पूरी कमिट ही कर ले, एप्रीहेंशन अराइज कर गया और ये डर अराइज कर गया डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, तो इन दैट सिचुएशन right of private defense of the property will continue even though he is not stolen anything yet. All right, रॉबरी के लिए मेन एसेंस है डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर, ये मेन एसेंस है, ठीक है। या अगर वो कॉज करता है या अटेम्प्ट्स टू कॉज करता है या उसका फियर देता है, ये मेन एसेंस है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। तो जब तक वो criminal trespass कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में घुसा चला जा रहा है, आप मना कर रहे हो,
या वो मिसचिफ कमिट कर रहा है. लेट अस सपोज ही इज यूजिंग स्टम्प्स and using stumps to break the headlight of your car. In that situation, you have the right of private defense to stop this criminal trespass or mischief as long as the offender is continuing with that. जे एक बार उसने बंद कर दी तो right of private defense in case of property भी बंद हो जाता है. ठीक है. Now next is right of private defense of property against house breaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by house breaking continues. तो जब तक हाउस ब्रेकिंग का एक्ट चल रहा है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउस ब्रेकिंग किन सर्कमस्टेंसेज में रुकेगी. मान लीजिए रमेश का घर है. रमेश के घर पे एक आदमी घुसने की कोशिश करता है रात को एक चाबी से. वो चाबी कैसे मिली उसको? उसने देखा कि रमेश एक दिन एक रोडवे से जा रहा था जिस रोडवे से वो हाउस ब्रेकर भी निकलता था. उसने देखा रमेश ने कुछ एक चाबी गिरा दी. उसको पता चल जाता है थ्रू इस सोर्सेस की जो चाबी है रमेश के घर की है. तो वो सोचता है कि मैं रात को रमेश के घर पे इन्वेट करूँगा और वहाँ पे कुछ रमेश पैसा वैसा बहुत रखता है, कैश वैश बड़ा कलेक्ट करके रखता है, तो वो चुरा के चला जाऊँगा. तो जब उसने ताला खोलने की एक्ट की ना, जब उसकी प्रॉपर्टी में घुसा, हाउस ट्रेसपास किया विद द इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट, यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग शुरू हो रही है. और उसने जैसे ही वो ताला खोला हाउस ब्रेकिंग हैज स्टार्टेड. अब जब तक वो रमेश की प्रॉपर्टी के एरिया के अंदर है, टिल देन रमेश हैज ऑल द राइट to throw him out of the property by any force necessary. And if you remember, house breaking by night gives the right to Ramesh to even kill that house breaker. ठीक है, अंडर 103. The house breaking by night का आप ध्यान रखिएगा. As long as the offender is committing the act of house breaking, and the moment he starts the act of house breaking through the use of house trespass, क्योंकि house breaking करने के लिए तो पहले house trespass करना पड़ेगा. तो जैसे ही उसने शुरू किया, that moment only the right of private defense springs into action. जैसे ही मान लीजिए वो दरवाजे के बाहर आया और उसने वो चाबी इंसर्ट की और चाबी जैसे ही घुमाई, हाउस ब्रेकिंग शुरू हो गई. अब उसने दरवाज़ा खोला, एंटर किया, अब वो हाउस ब्रेकिंग ही चल रही है. अब रमेश हैज़ ऑल द राइट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट दिस हाउस ब्रेकर हु हैज़ इन्वेडेड हिज हाउस एट नाइट. और अगर वो रात को कर रहा है तो 103 क्या कहता है IPC का, दैट रमेश इवन हैज़ द राइट टू किल दैट पर्सन. अब 106 पे लास्ट आते हैं. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन. अब इसमें आपको एक शब्द मार्क करवाऊंगा, वो करिए. इफ इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ को मार्क करिएगा. द डिफेंडर सो सिचुएटेड that he cannot effectually exercise that right without the risk of harm to an innocent person, the right of private defense extends to running that risk. अब देखिए इसमें 106 में ग्रीवियस हर्ट नहीं लिखा है, abduction नहीं लिखा है और कुछ नहीं लिखा है. यहाँ पे लिखा है apprehension of death. तो ये वहीं तक सॉलिडिफाइड है. आप 106 में 106 क्या कहता है? सिंपली कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए अगर ऑफेंडर को लेट सपोज मारना चाहता है, मान लीजिए उस पर गोली चलाना चाहता है और उसको ये डर है कि आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी गोली लग सकती है जो इनोसेंट हैं, तो लॉ आपको अधिकार देता है टू यूज़ दैट फोर्स. अगर आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है एंड द ऑफेंडर इज ट्राइंग टू किल यू एंड देयर आर इनोसेंट बायस्टैंडर्स, देन इन दैट सिचुएशंस यू मे यूज़ दैट डेडली फोर्स टू अटैक द ऑफेंडर. एंड बाय मिस्टेक इफ यू हिट एन इनोसेंट बायस्टैंडर, इवन देन यू विल बी प्रोटेक्टेड. अब इलस्ट्रेशन क्या कहता है? A is attacked by a mob who attempted to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without the risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by firing he harms any of the children. ठीक है? I think the illustration should be very clear by itself. So now we can begin with the illustrative cases. अब पहला केस जो है वो है देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये सारे लोकस क्लासिकस हैं. अब इसमें क्या हुआ था, जो अक्यूज देव नारायण थे, ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ लैंड. एक कंप्लेनेंट पार्टी आई,
और एक डिस्प्यूटेड लैंड के मैटर में देवनारायण को डिस्पोजेस करने की कोशिश की, दोनों में झगड़ा हो गया। अब उस पार्टी के एक मेंबर ने देवनारायण के सर पे लाठी मार दी जिससे उसको इंजरी हुई। देवनारायण ने पलट के भाला मार दिया जिससे डिसीज्ड की मौत हो गई। अब ऐसे में ये लोग अरेस्ट हुए। फिर प्रोसिक्यूशन हुआ। अब प्रोसिक्यूशन तो आपको पता है कभी भी बोलेगा नहीं डिफेंस के फेवर में। तो देवनारायण को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि इनको सीधे स्पेयर से कॉज करने की क्या ज़रूरत थी, उसने लाठी तो मारी थी और ये वो इतना तो सीवियर इंजरी नहीं थी, ये भाग भी सकते थे, उस सिचुएशन से जा भी सकते थे, गए क्यों नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया में रिट्रीट टू द वॉल की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है कि आप भाग जाइए या आप बैठे रहिए या आप ऑफेंडर को सब कुछ करने दीजिए और जब तक आपके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई भी और ऑप्शन ना बचे तब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज करिए। रिट्रीट टू द वॉल की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है। तो देवनारायण में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस और अटेम्प्ट्स और थ्रेट टू कमिट दैट ऑफेंस is given to the person concerned, then the right of private defense immediately arises. It is not necessary that the offense has to be committed. The threat, however, must be reasonable and give rise to the present and imminent, not remote or distant danger. The right rests on a general principle that when a crime is endeavored to be committed by force, it is lawful to repel that force in self-defense. To say that the appellant could only claim the right of use of force after he has received or sustained a serious injury by an aggressive or wrongful assault is not the scope of the section. The right of private defense is available for protection against an apprehended unlawful aggression and not for punishing the aggressor of the offense committed by him. It is preventive, not punitive right. The right to punish for commission of offense vests in the state which has duty to maintain law and order and not in private individual. If after sustaining a serious injury there is no apprehension for further danger to the body, then obviously the right of private defense would not be available. In our view, therefore, as soon as the appellant reasonably apprehended danger to his body, even from a real threat on the part of the party or the complainant to assault him for the purpose of forcibly taking the possession of the plots in dispute or for obstructing their cultivation, he got the right of private defense and to use adequate force against the wrongful aggressor in the exercise of that right. तो नटशेल में बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पहले तो आपको प्रिंसिपल बताता है, फिर उसने शॉर्ट में ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि उसको इंजरी सफ़र करनी पड़े, उसने इंजरी सफ़र की तो ये तो और उसको ग्राउंड्स देता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने का। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिर्फ एप्रीहेंशन से अराइज कर सकता है। अब अगर किसी ने किसी के सर पे मारा और बहुत मान लीजिए किसी भारी लाठी से मारा तो इंटेंशन टू कॉज डेथ वहाँ से डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि लाठी का जो ब्लो होता है ना वो डिपेंडिंग कहाँ पे दिया गया है उस बेसिस पे वो या तो फेटल हो सकता है तो नहीं फेटल होगा। अगर मान लीजिए कंधे पे दिया गया तो फेटल नहीं होगा, लेकिन सर पे दिया गया तो फेटल हो सकता है। तो ऐसे केस में देवनारायण ने हेड इंजरी सस्टेन की थी, तो कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो गोल्डन स्केल से मेजर नहीं किया जाता है, ड्यूटी टू रिट्रीट टू द वॉल भी नहीं है इंडिया में कि आपको सब मतलब पूरी तरीके से कोई और ऑप्शन नहीं बचना चाहिए तभी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रीजनेबल एप्रीहेंशन जैसे ही अराइज करता है, रीजनेबल खतरा या डेंजर टू द बॉडी जैसे ही अराइज करता है, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और देवनारायण ने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे ही कंप्लेनेंट पार्टी वहाँ पे आई थी विद एन इंटेंट टू डिस्टर्ब पोजेशन, फिर क्लैश हुआ तो वहीं पे उसके पास राइट अराइज कर दिया हो गया था। और अक्यूज्ड को सबसे पहले हेड इंजरीज दी गई थी, उसके बाद उसने अपनी स्पीयर यूज़ की। सो दिस इज अ सर्कमस्टेंस इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड एंड ही वाज गिवन द बेनिफिट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब आपको एक इलस्ट्रेशन इस बात का देना ज़रूरी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्रेसर के पास नहीं होता। ठीक है, अब इस पे एक केस है किशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 19 नवंबर 1973 को डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके क्या फैक्ट्स हैं? बड़े सिंपल फैक्ट्स हैं। हुआ ये कि देयर वॉज दिस पर्सन नेम डमरू लाल
जो बूचा के घर पे गया। बूचा क्या कर रहा था, बूचा वॉज द डिसीज्ड मदर, ये मर गया था बाद में। तो बूचा अपने घर की फाउंडेशन की खुदाई करवा रहा था, ठीक है, क्योंकि घर बनवाना था उसे, तो फाउंडेशन डिगिंग का काम करवा रहा था। डमरू लाल गए वहाँ पे और बोले बूचा से कि अपनी ईंटें यूज़ करना, मेरी ईंट मत यूज़ करना। और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। बूचा ने बोला मैं अपनी ईंट यूज़ कर रहा हूँ, तुम बेफालतू गर्म हो रहे हो। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स, ऑल्टरकेशन हुआ। उसके बाद डमरू लाल वो जगह छोड़ के चले गए और धमकी दी कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुमसे अपना स्कोर सेटल करूँगा। अराउंड 9 बजे जो लेबरर्स थे स्पॉट से चले गए और उसके बाद बूचा अपना आराम से नाश्ता करने लगा। जब वो नाश्ता कर रहा था तो वरांदा से डमरूलाल, गणेश और अपेलेंट किशन, ये लोग आए अपने और किशन का भाई भी था हरचरण। ये 4 लोग आए अलॉन्ग, एक साथ आए और उसके बाद बोला कि बूचा को मारो और उसको जान से मार दो। तो बूचा को उसके घर से निकाला, दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ हिज हाउस और पास के ही नीम के पेड़ के पास ले गए। उसके बाद उसको लात मुक्कों से मारने लगे। बूचा घबरा गया। पास ही में एक खुदाई पड़ी हुई थी। खुदाई क्या होता है ना, वो जो फसल काटने वाला जो वेपन, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है फसल काटने के लिए। तो उसने वो उसको उठा लिया। अब जब उसने उसको उठाया बूचा ने और मारा, हरचरण को लगा वो। अब हरचरण बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद अपेलेंट किशन जो थे और उसके जो 2 भाई थे गणेश और डमरूलाल, उन्होंने बूचा को पकड़ लिया, उसके हाथ से खुदाई ली और खुदाई से ही बूचा को मार दिया। अब बूचा मर गए। अब जब मर गए तो इन्होंने, जब ये अरेस्ट हुए ये चारों लोग, किशन, हरचरण, गणेश, डमरूलाल, तो इन्होंने क्या डिफेंस लिया कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, क्योंकि बूचा ने हम पे खुदाई से हमला किया, तभी तो हमने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार दिया। सेक्शन 100 के स्कोप को ध्यान में रखते हुए ये बोला था इनके लॉयर ने। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप लोग तो अग्रेसर थे। यू फर्स्ट अटैक्ड बूचा, यू पुल्ड हिम आउट ऑफ हिज आउट, टुक हिम टू द नियर बाय नीम ट्री एंड ट्राइड टू किल हिम, even though by the use of punches and kicks, and hence you were the aggressors. You took the law in your own hands. Boocha tried to escape from your grip, and in order to do that he used the khutai which was nearby, and then he tried to attack you because he was trying to protect himself. It was Boocha who was acting in self defense and you were the aggressors. Hence you cannot claim the right of private defense and you are liable. ये लोग लाइबल हुए थे मर्डर के लिए। ऑलराइट, तो ये आपको इलस्ट्रेशन मिल गया कि देयर कैन बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू दी एग्रेसर। तो हमेशा कोई भी फैक्ट्स पढ़ें, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि एग्रेसर कौन था। अगर मान लीजिए ए और ए को बी अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, ए कोई पास के वेपन से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बी उसी वेपन को लेके ए को मार देता है और फिर डिफेंस लेता है कि मैंने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया था। इज़ दैट लॉजिकल कि ये इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का? नहीं, यहाँ पे बी एग्रेसर था तो बी लायबल होगा। किशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो किशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ अ वेरी गुड अथॉरिटी कि एग्रेसर्स के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। सिमिलरली एक और केस लॉ बताता हूँ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। ये 2 मई 1974 को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। एट अबाउट 7 AM गंगाराम is alleged to have gone to the market to purchase a basket of melons. तरबूज खरीदने गए थे भाई साहब, और उसके बाद जब ये दुकानदार से बात कर रहे थे, दुकानदार इस केस में मारा जाता है, तो दुकानदार से उन्होंने मेलन खरीदने की बात की तो उसने बोला कि सर ये तो सारे मेलन जो है ना, ये तो दूसरे कस्टमर के हैं, आज के लिए तो मेरा सारा सामान ख़त्म हो गया है। तो भाई गंगाराम को ये ऑडेसिटी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा ही मार्केट में वर्चस्व चलता है, मैं ही हूँ जो सबसे ताकतवर हूँ यहाँ पे। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। जो डिसीज था उसने भी क्या कहते हैं हॉट वर्ड्स यूज़ किए और गंगाराम ने भी हॉट वर्ड्स यूज़ किए। गुस्सा गए गंगाराम, थोड़े टाइम कहते कि मैं अभी आके तुमको बताता हूँ। गंगाराम वापस गए, अपने बेटों के साथ आए, सबके पास वेपन थे, और उसके बाद डिसीज ने जब देखा कि ये लोग आ रहे हैं, उसको लग गया कि भाई मारने आए, तो उसने भागने की कोशिश की स्पॉट से।
और जब उसने भागने की कोशिश की तो राम स्वरूप पहुँच गया वहाँ पे और उसको गोली मार दी. राम स्वरूप वॉज द सन ऑफ गंगाराम. तो ऐसे में इन्होंने जब मार दिया तो इन्होंने ये डिफेंस लिया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कि जो उसके वर्ड्स थे डिसीज्ड के, उससे लग रहा था कि हो सकता है कि वो उन पे अटैक कर दे. ठीक है, ये डिफेंस लिया गया था कि जो वर्ड्स थे, जो शब्दों का यूज़ डिसीज ने किया था, हॉट्स वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे दोनों के बीच में, हैं, दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को गाली वाली भी बकी थी और शायद ठीक कर देने की धमकी भी दी थी. तो ऐसे में जो डिफेंस लिया था राम स्वरूप ने और बाकियों ने कि उसके हॉट वर्ड्स को देख के लग रहा था कि डिसीज्ड पर्सन विल टेक रिवेंज और वो हो सकता है उन पर हमला कर दे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, यहाँ पे कीवर्ड है डिफेंस, रेट्रीब्यूशन नहीं है. रेट्रीब्यूशन मतलब बदला लेने का राइट नहीं है. और ये तभी अवेलेबल होता है व्हेन यू आर फेस्ड विद इमिनेंट पेरिल, और जब आप गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं. और ये तब बिल्कुल भी नहीं एक्सरसाइज होता है कि जहाँ पे कोई पर्सन स्टेज बाय स्टेज सिचुएशन मैनेज कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग करके गन लेके आए किसी को मारने के लिए. इन दैट सिचुएशन आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था, आप अग्रेशन कर रहे थे, आप बदला लेने आए थे. सो दैट वाज रेट्रीब्यूशन, एंड रेट्रीब्यूशन इज नॉट डिफेंस. Supreme Court said, while providing for the right of private defense, the penal code has surely not devised a mechanism whereby an attack may be provoked as a presence for killing. The conclusion of the High Court in regard to the Ram Saroop being plainly unsupportable and leading as it does to a manifest failure of justice, we set aside the order of acquitting Ram Saroop and restore the Sessions Court judgment of convicting him under section 302 of the IPC. High Court ने acquit कर दिया था राम स्वरूप को. इसके बाद स्टेट अपील पे गई थी. स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की बात मानी और उसने देखा कि सेशन जज ने जो जजमेंट दिया था वो एकदम सही दिया था राम स्वरूप को कन्विक्ट करने का, और क्लैरिफाई किया कि पहली बात तो मेयर वर्ड से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं होता. असॉल्ट या रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, असॉल्ट में प्रिपरेशन दिखता है कि अ पर्सन इज अबाउट टू कमिट क्रिमिनल फोर्स, और फिर उस क्रिमिनल फोर्स की क्या कैटेगरी होनी चाहिए वो सेक्शन 100 में बताई गई है. डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग एसेट्रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. जब पर्सन बदला लेने आया है तो बदला लेने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता. इट इज़ नॉट अ राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन, इट इज़ अ राइट टू डिफेंड वन सेल्फ. तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप के ये फैक्ट्स थे. ठीक है, अब एक केस है वसंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको प्रोसिक्यूशन की स्टोरी दे दी है, जिससे आप एक बार जब पढ़ें तो आपको ये समझ में आए कि जजमेंट्स में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कैसे होती है, फिर डिफेंस क्या कहता है. ये आपको जजमेंट राइटिंग में मदद करेगा. ठीक है, तो वसंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था कि लोहरी का सेलिब्रेशन हो रहा था और ग्रैंडसन की बर्थडे पे आए थे. तो दो पार्टीज़ को आप इमेजिन करिए. ठीक है, कि क्योंकि इसमें नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा, जिससे आप लोग इलस्ट्रेशन में ही कंफ्यूज ना हो जाए. एक साइड पे 3 लोग थे, एक साइड पे 3 लोग थे, और उनकी 3 लोगों में से एक की वाइफ थी, उनका नाम था मिसेस भोलन. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा बिकॉज शी डाइज. अब हुआ क्या कि सेलिब्रेशन के दौरान एक ने अपना ट्रैक्टर ऐसी जगह पार्क कर दिया जहाँ पे नहीं करना चाहिए था, तो 2 पार्टीज़ में लड़ाई हो गई. दोनों पार्टीज आपस में झगड़ने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पार्क करने की. पार्किंग डिस्प्यूट वो काफ़ी एग्रवेट होता चला गया. तो दोनों पार्टीज आर्म्ड थी, मतलब पार्टी ए भी आर्म्ड थी, पार्टी बी भी आर्म्ड थी. उसमें 6 लोग थे टोटल. एक साइड पे 3 आर्म्ड थे, दूसरी साइड पे भी 3 आर्म्ड थे. तो थोड़ी गोली चली. अब गोली चली तो एक आदमी ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरी साइड से गोली चलाई, और जब दूसरे ने गोली चलाई और जिस पर पॉइंट करके चलाई तो वो झुक गया. और जब वो झुका तो वहाँ पे ये मिसेस भोलन खड़ी थी, उनको लग गई पेल्विक रीजन पे, जिस इंजरी की वजह से उनकी मौत हो गई. ठीक है, रास्ते में वो मर गई थी, हॉस्पिटल जाते वक्त ही उनकी डेथ हो गई थी. तो वहाँ पे इस केस में मेन पॉइंट क्या था, वसंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था कि क्या सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे कि जहाँ पे पर्सन डेडली फोर्स यूज़ करे, और क्या इस केस में वसंत सिंह के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था
या नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दी appellant had a right of private defense of the body which extended to even causing of death, and in exercise of that right, if he fired one gunshot which unfortunately killed an innocent person, that is Mrs. Bolan, it cannot be said that he was guilty of an offence even under section 304 part 1 of the IPC on the ground that he has exceeded the right of private defense. इनका कन्विक्शन सारी तरीके से क्वाश कर दिया गया था 304 में भी, और बोला था कि ही इज एंटाइटल्ड टू अक्विटल. क्यों? सेक्शन 106 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है कि जब इनोसेंट पर्सन की भी जान जाने का खतरा है और जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन सर्कमस्टेंसेज में एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे ऑफेंडर की असॉल्ट इस नेचर की है विच कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, देन you can exercise your right of private defense to protect oneself, and if by mistake you harm an innocent person then you are protected, you won't be liable. ठीक है, तो ये 106 का बेनिफिट मिल गया था यहाँ पे वसंत सिंह को. अब नेक्स्ट केस है आपके लिए, वो है महावीर चौधरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये 1 मई 1996 को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने. प्रोसिक्यूशन स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, लीगलाइज लैंग्वेज में नहीं बताऊँगा, लेकिन लीगलाइज लैंग्वेज आपको पढ़नी है. इससे आप जब जजमेंट राइटिंग, कुछ एग्जाम्स जजमेंट राइटिंग के लिए भी नंबर देते हैं, तो जजमेंट राइटिंग में आपको आदत हो जाए कि प्रोसिक्यूशन का केस आपको कैसे स्टार्ट करना है, और अगर एपेलेट केस डील कर रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है, और डिसीजन कैसे देता है. तो प्रोसिक्यूशन स्टोरी अभी आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए. तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए रख रखी है, जिससे आपको लीगल लैंग्वेज का अंदाज़ा हो जाए. अब इसमें क्या हुआ था कि जो डिसीज्ड पार्टी थी ये एक दूसरे के गांव में गए और ज़बरदस्ती वहाँ पे बांध जो बना हुआ था उसको काट दिया, और उसके बाद पानी बहने लगा. तो महावीर चौधरी जो और इनके साथी जो थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस बात से, और उन्होंने बांध को रिस्टोर करने की कोशिश की. तो जो डिसीज्ड पार्टी थी, जो लोग मर गए थे, वो भी झगड़ा करने लगे. दोनों में थोड़ा हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुआ और फुल ऑन वहाँ पे झगड़ा हो गया. अब जो महावीर चौधरी और इनकी पार्टी थी, इनके पास गन्स, लाठी, सब कुछ थे. तो झगड़े के दौरान, मारपीट के दौरान महावीर चौधरी और इनके साथियों में से कुछ लोगों ने गोली चला दी, जिसकी वजह से डिसीज्ड मर गए. ठीक है, जो विक्टिम था वो मर गया. और जब वो मर गया गन शॉट इंजरी से, तो जितने भी बाकी के लोग डिसीज्ड पर्सन के साथ आए थे वो भाग गए वापस अपने गांव की तरफ. सेशन जज ने बोला कि जो 4 कन्विक्टेड पर्सन हैं, इन्होंने जो गोली चलाई है इसके लिए इनको कन्विक्ट करना होगा, क्योंकि उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो था, पर वो एक क्रिमिनल ट्रेसपास पे उन्होंने एक्सरसाइज किया. और क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए आप जानते हैं सिंप्लिसिटर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, वो हाउस ट्रेसपास होना चाहिए एंड कपल्ड विद दी एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट वुड बी कॉज. तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास का मैटर था, हाउस ट्रेसपास का मैटर था ही नहीं. क्रिमिनल ट्रेसपास का ओपन लैंड में हो रहा था ना, ये देयर वाज एन ओपन लैंड, बांध ओपन लैंड में ही होता है. तो ओपन लैंड में जब ये डिस्प्यूट चल रहा था, ये तब की घटना है. सेशन जज ने बोला कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, आप कोई भी हार्म कर सकते थे, कमिट कर सकते थे डेथ के अलावा, पर आपने डेथ कमिट की. In that situation, you have exceeded your right of private defense and you are liable under section 304 part 1 of the IPC. हाई कोर्ट ने सेशन जज का ऑर्डर पलट दिया और बोला कि जो 13 अक्यूज्ड थे, इन्होंने अनलॉफुल असेंबली बनाई और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट मर्डर करने का था, तो ऐसे में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, काफ़ी कुछ सेक्शंस पे डिस्कशन किया, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ 2 degrees of right of private defense in case you are trying to protect your property when you read section 99, 104 and 103 together. एक position emerge करती है. First is that you have a first degree of right of private defense even if the wrong committed or attempted to be committed against you is theft or mischief or criminal trespass simpliciter. तो उस सिचुएशन में आप कोई भी ऑफेंस, आप कोई भी एक्ट कमिट कर सकते हो डेथ से शॉर्ट. और उस सर्कमस्टेंसेज में जब थेफ्ट, मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर है, देन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू किल द रॉन्ग डूअर अनलेस यू हैव रीजनेबल कॉज टू फियर दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट माइट एंसू टू यू, इन विच केस यू हैव अ फुल मेजर ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर 103. तो इस केस में डेथ या ग्रीवियस हर्ट का नहीं पाया गया और उस क्रिमिनल ट्रेसपास का केस था. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिग्रीज देखी थी. पहली डिग्री जहाँ पे थेफ्ट, मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर है,
तो ये फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे आप कोई भी हार्म कॉज कर सकते हो डेथ के अलावा। दूसरी डिग्री क्या है? व्हाट इज द सेकंड डिग्री? द सेकंड डिग्री इज व्हेन थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं, हाउस ट्रेसपास है, विच इज कपल्ड विद रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। और बाकी अगर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रॉबरी या मिसचिफ बाय फायर इन ह्यूमन ड्वेलिंग प्लेसेस है एसेट्रा, तो उस केस में तो 103 में स्क्वायरली फॉल करता है। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंपेयर कर रहा था सेक्शन 99, 104 और 103 का क्लॉज 4। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देखिए एक क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर का केस था, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो था बट आपके पास मारने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने सबको सीधे मर्डर के लिए कन्वर्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे सेशन जज करेक्ट था। सेशन जज ने ये बहुत ही करेक्ट फाइंडिंग की थी कि इनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, इन्होंने एक्सीड कर लिया। बट in the present case, since the right of private defense has been exceeded, the order of the High Court for convicting the appellants under section 302 read with 149 of the IPC is hereby quashed and set aside, and the judgment of session judge for conviction and sentence is restored. Session judge ने 304 पार्ट 1 की सजा दी थी, ठीक है। सो सेशन जज का ऑर्डर अपहेल्ड हुआ और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वाश हो गया। हाई कोर्ट ने सीधे बोला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था, डिग्री एक्सीड हो गई थी। ऑलराइट। सो अच्छा, प्रोसिक्यूशन केस अब लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोसिक्यूशन केस इन शॉर्ट इज दस: दिस 3 deceased visited Kusi village on the eve of occurrence and cut open a band embankment which blocked the water flowing further north. This act of the deceased was questioned by some of the appellants, but their prostrations were not heeded by the deceased. On the morning of 15/10/1974, a situation further deteriorated with the exchange of hot words between the two factions when those hailing from Malpura forcefully resisted the attempt of the appellants to restore the ban. All the appellants gathered up with guns, lathis, etc. The 4 appellants who were convicted by the trial court used guns to fire down one or the other of the 3 deceased, and consequently the deceased died of the gunshot injuries. The remaining persons who came from the Malpura village retreated and fled from the scene. The learned sessions judge found that the prosecution succeeded in establishing that the 4 convicted persons fired the gun at the deceased. However, the learned sessions judge took the view that the appellants had the right of private defense of their property, as the deceased committed mischief by cutting open the band to block the water flow. But the trial court further found that the 4 convicted persons who used the firearms has exceeded the right of private defense, and hence they were convicted only for the offence of 304 part 1 of the IPC. तो इस केस में सेशन जज ने बोला ये मिसचिफ सिंप्लिसिटर था, क्रिमिनल ट्रेसपास सिंप्लिसिटर था। इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर गया, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करने की सजा देंगे, ना कि मर्डर की सजा देंगे, विच फॉल्स अंडर 304 पार्ट 1 अगर किसी की डेथ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन देखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो डाउट अंडर सेक्शन 103 ऑफ द आईपीसी विच डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज अगेंस्ट एन एक्ट विच माइट बी अ मिस्टेक और थेफ्ट और क्रिमिनल ट्रेसपास, conditions that there should be a reasonable apprehension of death or grievous hurt would otherwise be the consequence. But that provision deals with the farthest extent of the right of private defense as against the above 3 categories of the wrong against property, which is robbery, housebreaking by night, and 436 of the IPC. But a man pitted against such wrongs or even against the attempts thereof need not wait for the exercising of the right of private defense until the apprehension of death or grievous hurt is burgeoned on his mind in the penal code, because it envisages 2 measures of the right of private defense. One is the first degree, which shall not reach up to the causing of death of the wrongdoer. The other is the full measure, which may go on to causing death. Both measures are, however, subject to the restrictions enumerated in Section 99. Section 104 of the IPC contains the bridle that right of private defense shall not cross the limit of first degree as against the acts which would remain as theft or mischief or criminal trespass simpliciter. But Section 103 recognizes the extension of the said right up to the full measure, even as against the aforesaid acts, but only if such acts or their attempts are capable of inculcating reasonable apprehension in the minds that death or grievous hurt would otherwise be the consequence if the right is not exercised in such full measure. तो this is why I was not reading you the legal English, इसीलिए मैं आपको legal English नहीं read कर रहा था. I simplified it for you. अगर आप, लेकिन आपको ये पढ़ना आना चाहिए. You should have the habit of reading things like that, क्योंकि एक बार आपको इस तरीके से पढ़ना आ गया, law becomes fairly easy for you.
ठीक है। तो ऐसे पढ़ने की आदत डालिए। अभी मैं इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करता जाऊँगा आपके लिए, यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके बता दिया। बट जो जजमेंट दिया गया था, जजमेंट इस इफेक्ट में था। अब जजमेंट होता ही है 150 पेज का, तो 150 पेज को पहले तो एक से दो पेज में लाना थोड़ा टफ काम होता है। उसके बाद वो लीगल लैंग्वेज प्रेजेंट रहनी चाहिए क्योंकि वो जजमेंट की सैंक्टिटी स्टोर करती है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यू शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स लाइक दैट। अभी मैं आपको बेबी स्टेप्स 1 एट अ टाइम करवा रहा हूँ, जिससे आपको सिंप्लीफाई करके समझा के कर दूँ। बट यू शुड ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग दैट, ठीक है। वो धीरे धीरे आ जाएगी आपको। द नेक्स्ट जजमेंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इज जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी 16 दिसंबर 2003 को डिसाइड हुआ था। अब मैं आपको शॉर्ट में इसके फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, एक भारत बंद ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। आप जानते हैं अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये भारत बंद ऑर्गेनाइज हुआ था। अब इसमें 2 लोग मारे गए थे जिनका नाम है मोहन और बशीर, जिनको अब हम डिसीज्ड बुलाएंगे। तो हुआ क्या इस केस में, जब भारत बंद ऑर्गेनाइज हुआ तो फ्लोर मिल्स बंद होनी थी और जो शॉप थी अक्यूज्ड की उसको भी बंद करना था, पर उसने बंद नहीं किया। उसने कहा यार बंद तुम लोग ऑर्गेनाइज करो, तुम्हारी तो पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा तो बिज़नेस ठप हो जाएगा तुम लोग के चक्कर में अगर मैं बंद कर दूं। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, डिसीज्ड भी और उसके जो साथी थे, ये गए अक्यूज्ड की शॉप पे और उस बोला कि अपना मिल बंद करो वरना अभी तुम्हें सबक सिखाएंगे। दोनों में झगड़ा होने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो सिचुएशन वर्स हो गई, क्योंकि देखिए एक तो भारत बंद है, साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्ट्रीट्स पे हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पे राउडी एलिमेंट्स बहुत हो जाते हैं। तो ये जितने भी जो डिसीज थे और उसके पार्टी मेंबर्स थे, सब राउडी एलिमेंट्स वहाँ पे आ गए और झगड़ा करने लगे। अब प्रोसिक्यूशन कहता है कि अक्यूज्ड ने गोली चलाई और बंद एक्टिविस्ट उसको बड़े प्यार से समझा रहे थे कि अपनी दुकान बंद कर लो क्योंकि हम एजिटेशन करना चाहते हैं, पर अक्यूज़ ने उनकी बात नहीं सुनी और अक्यूज़ ने उन पे ज़बरदस्ती गोली चला दी, जिसकी वजह से जो डिसीज्ड पर्सन्स हैं वो मर गए। जब गोली चला दी तो ऑन देयर वे टू द हॉस्पिटल बोथ ऑफ देम डाइड, और कई लोगों को इंजरी भी सस्टेन की थी बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑफ दीज अक्यूज पर्सन। ये बता रहे थे कि जैसे ही ये लोग एक्टिविस्ट आए, प्रोसिक्यूशन ये बता रहा था, एक्टिविस्ट जैसे ही आए जो अक्यूज पर्सन थे उन्होंने झगड़े के दौरान इनडिस्क्रिमिनेटली फायर करना शुरू कर दिया बिना किसी कारण के। यह प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी। अब जब ये 2 लोग मर गए तो इन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया। और जब इनको प्रोसिक्यूट किया गया तो देखिए, प्रोसिक्यूशन हमेशा ये बताता है कि जैसे अक्यूज्ड ही गिल्टी है, पर अक्यूज्ड ने अब क्या बोला? अक्यूज्ड ने बोला कि जो फायरिंग हम लोग ने की थी, द फायरिंग दैट आई डिड वॉज बिकॉज ये जो 2 बंद एक्टिविस्ट हैं जो मरे हैं, ये घर पे आग लगा रहे थे, ये दुकान जला रहे थे, जलाने की कोशिश कर रहे थे, और जब मैंने मना कर दिया कि मैं दुकान नहीं बंद करूंगा, सो दे ट्राइड टू डू इट बाय फोर्स एंड दे ट्राइड टू बर्न माय शॉप। तो ऐसे में क्या कहते हैं, हाई कोर्ट तक ये लोग कन्विक्टेड थे, हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्लीड किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट है, रेट्रीब्यूशन का नहीं, ठीक है। वही जो रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला है सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया। अब जो बर्डन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, वो जो अक्यूज्ड के ऊपर है, वो किस लेवल का है? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के लेवल का है। और ये जो प्ली है मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पे भी अराइज कर सकती है। अब इस केस में क्या हुआ था, नंबर ऑफ इंजरीज जो थी ये भी डिटरमाइन की गई। बॉडी पे इंजरी होती हैं अक्यूज्ड के भी और डिसीज्ड के भी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नंबर ऑफ इंजरीज नॉट ऑलवेज अ सेफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हु इज़ द अग्रेसर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो यही साबित करना चाह रहा था कि ये लोग अग्रेसर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि नंबर ऑफ इंजरीज के बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे क्या अग्रेसर है। नंबर ऑफ इंजरीज रेलेवेंट होती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नंबर ऑफ इंजरीज जिस पे ज़्यादा हैं वो विक्टिम है और जिस पे कम है वो अग्रेसर है। ये कोई इनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है, ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होता है। So, Supreme Court says defense has to establish that the injury so caused on the accused probabilizes the version of right of private defense. Non-explanation of the injury sustained by the accused at or about time the occurrence
or in the course of altercation is very important circumstances, but mere non-explanation of injuries by the prosecution may not affect the prosecution case in all cases. This principle applies to the cases where the injuries sustained by the accused are minor and superficial, or whether the evidence is so clear and cogent, so independent and disinterested, so probable, consistent and creditworthy that it outweighs the effect of the omission on the part of the prosecution to explain the injuries. Then in that situation, the prosecution's lack of explanation of injuries is not considered a lacuna in the case of prosecution. So the plea of right of private defense cannot be based on surmises or speculation. While considering whether the right of private defense is available to the accused or not, it is relevant to see that what is the level of the injury that the accused person has inflicted, and it is necessary to see whether he was the aggressor or not, and then it is also necessary to see whether the reasonable apprehension as mentioned in section 100 was there or not, either death or grievous hurt, etc. अब सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्रिंसिपल्स थे ये सारे इस फैक्ट्स पे अप्लाई किए. ऐसे ही होता है लॉ ऐसे यूज़ होता है. प्रिंसिपल्स रिटरेट करते हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स को लेते हैं और फैक्ट्स पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पहली बात तो ये है, बांध एक्टिविस्ट लॉक गेट फांद कर अक्यूज्ड की शॉप में घुसे, तोड़ने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की. ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग कैटेगोरिकली रिकॉर्ड की थी कि वहाँ पे एक वोलाटाइल सिचुएशन थी, खतरनाक सिचुएशन चल रही थी, और बांध एक्टिविस्ट ने जो लॉक गेट था उसको स्केल करके एंट्री कॉज की अपनी. हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट दे दिया था कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा अक्यूज पर्सन को. ट्रायल कोर्ट ने दे दिया था. हाई कोर्ट ने उल्टा कर दिया. हाई कोर्ट ने बिना किसी ग्राउंड के ये फाइंडिंग कर ली कि जो 10 सिचुएशन जो लोकेलिटी में हुई थी वो अक्यूज पर्सन की वजह से हुई थी, क्योंकि जब अक्यूज ने मार दिया तो अरे खबर पहुंची थी कि एक्टिविस्ट को मार दिया, तो थोड़ी और आगजनी हो गई थी. तो हाई कोर्ट ने विदाउट एनी मटीरियल कैंडिडली मेड अ फाइंडिंग कि जो वायलेंस टू पर्सन और प्रॉपर्टीज़ हुआ था और जो उसके बाद जो इवेंट्स हुए थे और जो फ्रेंजी कमिट हुई थी वो सारी अक्यूज पर्सन की वजह से हुई थी, ना कि बांध एक्टिविस्ट की वजह से. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को में हाई कोर्ट को एकदम गलत पाया और बोला कि ये जो अनड्यू सिंपैथी हाई कोर्ट ने फाइंड की एक्टिविस्ट को लेके एकदम गलत है, और इतने वोलाटाइल एटमॉस्फेयर में ये बिल्कुल ही गलत होगा कि अक्यूज पर्सन को आप ये बैठा के सोचें कि आपको कूल कलेक्टेड रहना चाहिए. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गोल्डन स्केल्स पे नहीं मेजर किया जाता. और ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि द अक्यूज्ड पर्सन्स हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एंड इन दैट सिचुएशन जेम्स मार्टिन वाज अक्विटेड. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस केस में पाया था कि बांध एक्टिविस्ट जब एंटर किए थे अक्यूज्ड की शॉप में तो उनका जो एटीट्यूड था वो इट वाज नॉट एट ऑल पीसफुल. क्योंकि देखिए हर आदमी कहता है कि मैं तो बहुत पीसफुल था, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स में पाया था कि जो एक्टिविस्ट थे दे वर वेरी वायलेंट एंड दे कमिटेड वायलेंट एक्ट्स, और उन्होंने जानबूझ के अनलॉफुल काम किए थे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने वोलेटाइल एटमॉस्फेयर में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अक्यूज पर्सन टू फ्रेम हिज मूव स्टेप बाय स्टेप या कूल और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से वो काम करेगा. तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो जेम्स मार्टिन ने जो काम किया था दैट वाज कवर्ड अंडर हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एंड ही वॉज एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय लॉ. तो इसको अक्विट कर दिया गया था. सिमिलरली ऐसा ही एक केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट का. जो अमजद खान वर्सेस स्टेट है 20 मार्च 1952 को डिसाइड हुआ था. एक छोटा सा आपको इसका मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. मैंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी रख रखी है पर ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि ये यहाँ एक कम्युनल रॉयट का इंसिडेंट था. इसमें सिंधी रेफ्यूजी जो आए थे पाकिस्तान से और जो लोकल मुस्लिम थे उनके बीच में इंडिया में झगड़ा हो गया. अब जब झगड़ा हो गया रेफ्यूजीज़ और लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में, तो जो अमजद खान की जो शॉप थी, शॉप के पास ही इनका घर भी था, तो ये वहीं पे रिसाइड करते थे. अब ये घबरा गए, नीचे मॉब था, लाठियों से क्या कहते हैं इनके घर पे हमला कर रहा था. अब प्रोसिक्यूशन जो बोलता है वो ये बोलता है कि अमजद खान ने डेडली फोर्स यूज़ की थी. उसने मॉब की तरफ पॉइंट आउट करके गन अपनी चलानी शुरू कर दी, ड्यू टू विच मैनी पीपल डाइड. तो
प्रोसिक्यूशन का कहना था कि अमजद खान के पास कोई भी राइट नहीं था उस सिचुएशन में वो एक्सरसाइज करने का, क्योंकि एक जो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस प्रेजेंट हुआ था कि अमजद खान की जो मदर थी उन्होंने अमजद खान से बोला था कि वो शॉप के अंदर घुस गए हैं और आग लगा रहे हैं और लूट रहे हैं। तो ये बात प्रूव हो गई थी फैक्ट्स के अंदर कि जो रेफ्यूजीज़ थे वो जो गेट पे लाठियों से मार रहे थे और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर घुसे नहीं थे और ना लूटा था ना आग लगाई थी। अब ऐसी सिचुएशन में जब अमजद खान ने डेडली फोर्स यूज़ की तो वो एकदम गलत था अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन। अब देखिए डिफेंस क्या कहता है। डिफेंस कहता है कि द मॉब अप्रोच्ड हिज लोकेलिटी एंड ब्रोक इनटू द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग ईस्ट विच इज़ हिज ब्रदर शॉप इज सिचुएशन एंड लूटेड इट। हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि दिस इज़ प्रूव्ड कि ऐसा हुआ था और ये इंसिडेंट प्रिसीड किया था फायरिंग को। मतलब जब वो मॉब आया, मॉब का घर को तोड़ना और शॉप के अंदर फोर्सिबली इंटर करना का इंसिडेंट प्रिसीड करता है गोली चलाने से पहले। हाई कोर्ट ने फिर बाकी सर्कमस्टेंसेस देखे एंड फाउंड दैट कि ये बात तो सच है कि मॉब आया था, मॉब ने एंट्री करने की कोशिश की लेकिन एंटर किया नहीं था। तो जो मदर का स्टेटमेंट था अमजद खान की कि मॉब अंदर घुस चुका है, आग लगा रहा है, लूट रहा है, तो वो एकदम गलत था। तो इस बात पे हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं था या इन्होंने एक्सीड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ बिल्कुल डिसएग्री करके हाई कोर्ट से बोला कि अरे आप कितना मैकेनिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं सेक्शन को। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी क्या गोल्डन स्केल में मेजर करे इतने टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर में कि कैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एनफ था कि एक पार्ट में एंटर किया, वो भले ही दुकान में नहीं घुसा लेकिन जब दुकान को लाठियों से पीट रहा था, डोर्स को लाठियों से पीट रहा था, तो इससे एक ही इंटेंशन दिखता है कि द मॉब वॉज ट्राइंग टू इन्वेड द हाउस, द मॉब वॉज ट्राइंग टू इन्वेड द स्पेस। जब वो इन्वेड कर रहा था तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अमजद खान की पूरी फैमिली वहाँ पे थी, उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उसकी मदर थी, और अगर मॉब आ जाता तो हॉरिफाइड सिचुएशन होती कि वहाँ पे क्या होता फिर। तो ऐसी सिचुएशंस में इफ़ दी अमजद खान यूज्ड फोर्स और प्रोटेस्ट के बाद भी वो लोग नहीं रुके, देन दी अमजद खान वाज जस्टिफाइड इन द यूज़ ऑफ फोर्स। दीज थिंग्स कैन नॉट बी वेड विद गोल्डन स्केल्स। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट दी अमजद खान हैड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड इट वॉज राइटली अफोर्डेड टू हिम। ठीक है, सो दैट वॉज वन केस। अब एक फाइनली एक और केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नियामत एंड अदर्स, 14 अप्रैल 1987 को हुआ था। अब इस केस की खास बात क्या है कि आपने सेक्शन 99 में पढ़ा ही होगा, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में कि ध्यान रखिएगा इन सब सेक्शनों की। जब हम लोग इलस्ट्रेटिव केसेस डिस्कस करेंगे तो आपको अप्लाई करना है कि जब पब्लिक सर्वेंट की जो एक्ट होगी वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं देना चाहिए। तो इस केस में डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन था। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स की एक्ट थी पर डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन था। यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस पार्टी एक आई और अक्यूज्ड के एक फ्रेंड को इलीगल पुलिस कस्टडी में लेने की कोशिश करने लगी। पुलिस के साथ इन्फॉर्मर भी था, जो खबरी होता है, मुखबिर जिसको कहते हैं, वो प्राइवेट इंटेलिजेंस सोर्सेस होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के। तो मुखबिर भी उन्हीं के साथ था, पुलिस पार्टी के साथ, और उन्होंने अक्यूज्ड के फ्रेंड को ज़बरदस्ती इलीगल कस्टडी में ले जाने की कोशिश की। कस्टडी वॉज इलीगल। तो अक्यूज्ड और उसके साथियों ने क्या किया कि उसको छुड़ाने की कोशिश की, अपने दोस्त को। और जब छुड़ाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने फायर किया। रात का टाइम था, अब ये नहीं पता फायर किधर से आया, पर फायर हुआ। अब जब एक साइड से फायर हुआ तो अक्यूज्ड और उसके दोस्तों ने भी फायर किया। ठीक है, और जो कांस्टेबल से उनकी गन छीनने की कोशिश की और गन छीन के भी पलट के फायर किया। उसके चक्कर में इन्फॉर्मर जो था साथ में उसको फेटल इंजरीज हो गई। एक गोली इन्फॉर्मर को लगी, इन्फॉर्मर मर गया। यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि अक्यूज्ड पर्सन्स वर एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि कोर्ट ने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे कि एक तो रात का अंधेरा था, अब किसी को नहीं पता था कि भाई गोली किधर से चली। अब जब गोली चली और अक्यूज्ड पर्सन्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो नो डाउट सेक्शन 99 में लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट की एक्ट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, लेकिन डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए, और वो था।
और इन द सर्कमस्टांसेस में इफ़ एनी पर्सन इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट और उसकी एक्ट भी डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन देती है, इन दैट सिचुएशन अगर उन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया अपने आप को बचाने के लिए, अब उनको थोड़ी ना पता था आप लोग पुलिस पार्टी के मेंबर हो, अब उनको थोड़ी ना पता था कि उस स्पॉट पे कौन है, उन्होंने तो फायर किया जिस स्पॉट से गोली आई थी उस स्पॉट पे फायर किया। अब बाय द टर्न ऑफ फेट वो लग गया इन्फॉर्मर को। इन दैट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में पाया कि अक्यूज्ड पर्सन्स वर एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऑलराइट, so that was it for today. Tomorrow we'll deal with the rest of the illustrative cases, and I think your right of prior defense should be over after the next lecture. Then we'll start with attempt.